हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट था उसके बाद दूसरा टॉपिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को द गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को द गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। तो वास्को द गामा को इस खोज में किसने मदद किया? गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना अगर बात करें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री की अगर बात करें तो पुर्तगालियों की कोचीन 1503 में, डच की मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611, डेनिश त्रावणकोर 1620, फ्रांसीसी सूरत 1668। फिर है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। कहाँ पर? कोचीन में। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। कौन सी थी? सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। तो भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा और डच तो कार्नेलियन हाउटमैन। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, जैसा कि हमने पीछे की टेबल में देखा। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। नोट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। फिर हमारा अगला है कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। तो मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किसके समय में? तो जहांगीर के, और कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर गया था अप्रैल 1609 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। कौन सा? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठों की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की परमिशन यानी इजाज़त दे दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था।
1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। पहले कौन गए थे? कैप्टन हॉकिंस, और फिर गए सर टॉमस रो। किसके दरबार में? तो जहांगीर के। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने की मांग की, जिसमें कि वो सफल भी हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस जे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी यानी फैक्ट्री का निर्माण किया। इस फैक्ट्री का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। मतलब आप समझिए कि डॉरी सिस्टम कितना पुराना है यहाँ पर भी, कि जो है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, जिसमें दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजी ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा, यानी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने 1687 में क्या किया कि जो पश्चिमी तट का मुख्यालय उनका जो पहले सूरत में था, वो सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। यानी जो सूरत से हटा दिया मुख्यालय पश्चिमी तट का और बम्बई को बना लिया। गेराल्ड ऑन्गियर यानी 1669 से 1677 ईस्वी तक गेराल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर। तो गेराल्ड ऑन्गियर कौन था? सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर। उसने ही बम्बई शहर की स्थापना की। तो जो है गेराल्ड ऑन्गियर था, उसने बम्बई शहर की स्थापना की, जो कि सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर रहा। 1669 से 1677 ईस्वी उनका टाइम है। गेराल्ड ऑन्गियर बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। क्या कहते थे? निशान। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। तो फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? तो चार्ल्स आयर। कौन? चार्ल्स आयर। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। तो ये यहाँ पर पूरा समझ में आ रहा है कि कैसे मॉडर्न कलकत्ता और ये बम्बई इन सब की स्थापना हुई होगी, कैसे और किस किस ने किया होगा, सबसे पहले जो है चार्ज किसके हाथ में आया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यहाँ से जो है हम लोगों की क्लियर हो रही हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि पहले पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत था, उसको हटाकर फिर उन्होंने बम्बई को बना दिया। किसने? तो गेराल्ड ऑन्गियर ने बम्बई शहर की स्थापना की। और फिर यहाँ पर ही हम पढ़ते हैं कि सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर इन सब की ज़मींदारी अंग्रेज़ों ने ले ली 1200 रुपये देकर और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। और फिर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट हुए और बाद में यही जो कलकत्ता है वही जो है हमारा कोलकाता नगर कहलाया और इसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी, यानी इसके संस्थापक जॉर्ज चारनॉक कहे गए। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरों के द्वारा सूरत में 1668
1862 ईस्वी में स्थापित की गई। यानी अब फ्रांसीसी आएंगे। तो फ्रांसीसी की प्रथम कोठी की अगर बात करें तो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नाम का एक गांव प्राप्त किया और जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया, यानी जिसे हम आज भी पांडिचेरी या पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। तो उसे जो है फ्रैंकोइस मार्टिन फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से प्राप्त किया था। फिर है हमारा अगला टॉपिक आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, यानी अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों का संघर्ष। तो भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो हम अक्सर इतिहास के क्षेत्र में पढ़ते रहते हैं कर्नाटक युद्ध, तो वो कर्नाटक युद्ध आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष को ही दर्शाते हैं। और आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष को ही हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध हम पढ़ते हैं 1746 से 1748 ईस्वी। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो वो 1749 से 1754 तक। इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। तो जो ये विवाद चल रहे थे इनको राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेज़ों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा, क्योंकि फिर ये अनिवार्य हो गया, क्योंकि जो है डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया और इसी कारण से अनिवार्यतः अंग्रेज़ों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आशफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक में के नवाब जो थे अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। यानी इसमें क्या होता है कि देखिए हैदराबाद की में युद्ध था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य, किसके लिए? तो उत्तराधिकार के लिए। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के मध्य था उत्तराधिकार के लिए, और इन दोनों के बीच एक तरीके से अपने अपने फ़ायदे के लिए मध्यस्थता किसने की? तो हैदराबाद में जो है डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ दिया हैदराबाद और कर्नाटक से, और वहीं अंग्रेज़ों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया हैदराबाद और कर्नाटक से। और इनके बीच में जो है 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन जो है वो मारा गया और चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बना। और चंदा साहिब का सपोर्ट कौन कर रहा था? तो चंदा साहिब का सपोर्ट कर रहे थे जो हमारे वो थे डुप्ले, वो कर रहे थे जो है वो चंदा साहिब का समर्थन। और अनवरुद्दीन जो है वो मारे गए किस युद्ध में? एक युद्ध में जो है वो अनवरुद्दीन मारे गए और चंदा साहिब कर्नाटक के अगले नवाब बने। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। तो कर्नाटक में किसकी जीत हो गई? चंदा साहिब की। और हैदराबाद में किसकी जीत हो गई? मुजफ्फर जंग की। मुजफ्फर जंग को भी सपोर्ट कौन कर रहे थे? डुप्ले, क्योंकि नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग कर रहे थे अंग्रेज, जो कि दोनों ही हैदराबाद और कर्नाटक में हार चुके थे और या फिर कहें मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो कुल मिलाकर इनडायरेक्टली जीत किसकी हुई? डुप्ले की। तो यानी फ्रांसीसियों की, क्योंकि सहयोग वही कर रहे थे और मध्यस्थता यानी उनका कोई लाभ ही रहा होगा। तो जो है कर्नाटक में चंदा साहिब नवाब बने और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग नवाब बने।
अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचनापल्ली में शरण लेते हैं। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया और क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा और उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। तो ये था पूरा कर्नाटक के बारे में जो वहाँ पर चल रहा था अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक युद्ध को अगर हम एक नज़र में देखें तो हम समझ सकते हैं कि पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एलॉस-सॉपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। कौन सी संधि थी? एलॉस-सॉपल। फिर है हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1756 ईस्वी के साथ ही युद्ध विराम हुआ। यानी पहले में कौन सी संधि हुई थी? एलॉस-सॉपल, और इसमें दूसरे में किसकी हुई संधि? तो पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 में, और फिर युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक के तीसरे युद्ध की अगर हम बात करें 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ और जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। पहला युद्ध एलॉस-सॉपल की संधि से, दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि से और तीसरा युद्ध जो है वो पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ। तो ये था कर्नाटक युद्ध के बारे में एक नज़र में जानकारी। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर दिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया, और इस हार के कारण डुप्ले को फ्रांस में वापस बुला लिया गया। 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। कौन? गोडाहू। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को जो है बुरी तरह से हरा दिया। तो 1760 में जो है आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। कब? तो 1761 में अंग्रेज़ों ने जो है फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि, उसके द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य सभी प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में वो सारे जो है प्रदेश रहे और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे। यानी जो है 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो मतलब कि 1763 में जब फ्रांसीसियों की जो पेरिस संधि हुई उसके बाद जो है चंद्रनगर को छोड़कर जो है सारे प्रदेशों को जो है अंग्रेज़ों ने लौटा दिया और वो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। और ये प्रदेश यानी आप इमेजिन करिए 1749 से लेकर 1947 कितना बड़ा टाइम पीरियड हुआ, क्योंकि 1749 ईस्वी तक वो जो है फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे। तो यानी जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली तब तक ये कब्जे फ्रांसीसियों के ही कब्जे में थे, यानी कि बहुत ही लंबे पीरियड तक ये जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे हैं ये सारे प्रदेश। चंद्रनगर को छोड़कर जो कि अंग्रेज़ों ने ले लिया था और उसको छोड़कर सारे प्रदेशों को लौटा दिया जो कि फ्रांसीसी कब्जे में थे और भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जों में ही रहे। तो ये था हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है। इसकी पिछली वीडियो में हमने उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।